हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, प्याज वगैरह पहले डालते हैं, तो क्या हम उसमें नमक डाल देते हैं क्या, ताकि प्याज जल्दी से गल जाए? यस सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो कैटलिस्ट एक ऐसा ऐसा मैटर है कि अगर मानो हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसमें जल्दीबाजी कर देता है ताकि जल्दी से वो काम हो जाए। सर वो एग वाला भी तो होता है ना? क्या? एग वाला जो, वो एग मतलब पानी डाल देते फिर उसमें नमक डाल देते जल्दी उबल जाता है। हाँ बिल्कुल। अरे ये बिल्कुल, आप बताओ, ये पता है, ये उसका टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ये भी सब प्रोसेस होता है ताकि जल्दी, ये सब कैटलिस्ट का काम करता है यार, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट इन द सेंस, आओ मैं बताता हूँ, काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छी चीज है। जैसे देखो, ध्यान दो, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, अब आगे देखते हैं। कैटलिस्ट का मतलब समझ गए? अब देखो, कैटलिस्ट दो तरीके के, कैटलिस्ट क्या होते हैं, दो तरीके के। एक होता है अच्छा वाला कैटलिस्ट और एक होता है बुरा वाला कैटलिस्ट। तो जो अच्छा वाला कैटलिस्ट होता है ना, वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। और जो बुरा वाला कैटलिस्ट होता है, वो रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर देता है। स्लो कर देता है। तो ये सब पढ़ना आप लोग। अब एक होता है प्रमोटर एंड पॉइजनस। प्रमोटर एंड पॉइजनस का क्या मतलब है? प्रमोटर का मतलब पहले देखो, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अच्छा खासा क्या कर रहे हैं कि हम अच्छा खासा यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। आप बताओ, जो मैं चीजें बना रहा हूँ ये काफी जल्दी बन जाएगा, कैटलिस्ट डाल दिया तो बन जाएगा। लेकिन प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है कि ये कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा देता है। किसकी पावर को बढ़ा देता है? कैटलिस्ट की पावर को। तो जो हम काम कर रहे हैं वो और तेजी से होने लगेगा। सर कैटलिस्ट तो खुद पावरफुल होता है ना? क्या? कैटलिस्ट तो खुद इतना तेज रिएक्शन करता है, फिर उसको भी चाहिए रिएक्शन करने की देखो, और। जैसे मान लो कि कोई भी नेता है, मान लेते हैं कि योगी जी हैं, ठीक है। योगी जी तो खुद ही पावरफुल है, बोलो बोलो यार, पावरफुल है। लेकिन 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 इनके साथ अगर मोदी जी आ जाएं तो और भी ज्यादा पावरफुल फुल करेंगे। यस सर। पावरफुल है तो खुद ही है पावरफुल, लेकिन इनके सामने ये खड़े हो जाए तो और पावरफुल हो जाए। तो आप बताओ, मोदी जी किसका काम कर रहे हैं? प्रमोटर का काम कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? यस सर। तो ऐसे ही एक होता है प्रमोटर और एक होता है पॉइजनस। तो प्रमोटर अच्छे के लिए, काम के लिए होता है, यानी कि स्पीड को और भी बढ़ा देता है, यानी कि कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा देता है। और जो पॉइजनस होता है वो क्या करता है, कैटलिस्ट की पावर को घटा देता है। अब देखो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों ने हैबर प्रोसेस पढ़ा होगा, इसमें अमोनिया हम लोग बनाते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया में जो आयरन होता है यह कैटलिस्ट का काम करता है, और जो मोलिब्डेनम होता है यह किसका काम करता है, प्रमोटर का। समझ गए? तो प्रमोटर का मेनली काम क्या है, रिएक्शन को फास्ट कराना। बताओ। अरे भाई, रिएक्शन को फास्ट कहां कराता है, ये तो कैटलिस्ट की पावर को बढ़ाता है। मैंने क्या बोला आपको? कैटलिस्ट के पावर को प्रमोटर इंक्रीज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, आपने शायद नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। यस सर। मान लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ए और बी है। ये मान लेते हैं गैस में है, ये भी गैस में है। अगर जो हम कैटलिस्ट मिला रहे हैं अगर वो भी गैस में हुआ तो क्या होगा, ये होगा कि होमोजीनियस होगा, यानी कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, सेम फेज में। सेम होने चाहिए, फेज सबका सेम हो। अगर मान लो ए यहाँ पे सॉलिड होता और बी यहाँ पे सॉलिड होता, तो यहाँ पे कैटलिस्ट को क्या होना पड़ता, सॉलिड होना पड़ता, तब जाके ये होमोजीनियस होता। क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे ये भी गैस में है, ये भी गैस में, और यहाँ पे ये भी गैस में। याद करना आप लोग, ये देखो, यहाँ पे ये लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में, और ये भी लिक्विड में है। क्लियर है? यस सर। ये भी सब देखो, ये सब लिक्विड में। तो आप लोग होमोजीनियस समझ गए। अब हेट्रोजीनियस में देखो, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट हमारा सॉलिड में है और जो कैटलिस्ट हमारा क्या हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, यानी कि अलग अलग फेज में हो। समझ रहे हो बातें मेरी? यस देखो, सर। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है वो किस में है, गैस में है, लेकिन जो कैटलिस्ट हमारा है किस में है, बताओ भाई।
कैटलिस्ट किसमें है? सॉलिड में। सॉलिड। बिल्कुल। आप लोग शर्मा रहे हो क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो यार, बोलो, एनर्जी मिलती है इससे। ठीक है, पढ़ लेना यार आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन ऑफ डाई, ये सब एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना। ये भी देखो, ये भी कौन सा है? हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। ये भी देखो, ये भी हेट्रोजीनियस है। ये भी देखो, ये लिक्विड में है, ये गैस में है, और ये सॉलिड में, ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस है। ठीक है क्या? अब ध्यान देते हैं, जो हेट्रोजीनियस का एडजॉर्प्शन होता है ना, वो कैसे होता है। हम इसके मैकेनिज्म को जानते हैं कि हेट्रोजीनियस का एडजॉर्प्शन कैसे होता है। जैसे मान लो कि क्या था, आपने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसमें क्या मिला दिए? निकिल और H2 मिला दिए, तो क्या बन गया? ये CH3 CH3। ऐसे आपने पढ़ा है क्या रिडक्शन? बोलो। Yes. पढ़ा है। तो ये कैसे होता है मैकेनिज्म, कैसे होता है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दो। आओ यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को ही बताते हैं। लिखा हुआ क्या? हाँ देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये निकिल है। मान लो कि हमारे पास ये निकिल है। अब निकिल के साथ क्या हुआ? हमारे पास हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। जैसे कि मान लो हमारे पास ये निकिल है, और भी निकिल ले लो, निकिल है। अब इससे जाके हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ गया। ऐसे दिख रहा है क्या? जुड़ गया। अब देखो क्या होता है, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। अब देखो, अब जो हमारे पास CH2 था, जैसे कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब ये धीरे धीरे हाइड्रोजन से जुड़ना स्टार्ट करेगा। और जब हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा ना, तो ये हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा और निकिल को अकेला छोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा? ये CH3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, पहले तो AB जुड़ा, और फिर AB क्या हो गया? बाहर भाग गया, और यहाँ पे निकिल अकेला हो गया। दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. यस बोलो। सर। अब देखो, कैटलिस्ट की कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें होती हैं। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप लोग कभी किसी दोस्त को देखे हो कि झगड़ा लगा के भाग जाता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होता है? कोई ऐसा है? यस सर। होते हैं ऐसे कि वो झगड़ा लगा के साइड हो जाते हैं, बोलते हैं अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो होता है ऐसे। तो आप लोग ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइन बाय लाइन पूछता है। एक्टिविटी देखो, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है, यानी कि प्लेटिनम सरफेस हो गया, या फिर पैलेडियम सॉलिड हो गया, या फिर Fe सॉलिड हो गया, ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमी जॉब्सन a large extent. The reactant must get adsorbed reasonably strongly on the catalyst to become active. अरे कोई बात नहीं, ये आप लोग बस पढ़ लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आप लोग को बेसिक बता दे रहा हूँ। सेलेक्टिविटी देखो, द सेलेक्टिव ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड। जैसे कि अगर कोई सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है ना, तो रिएक्शन को और फास्ट बना देता है। जैसे कि मानो सॉलिड कैटलिस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसका चूज किया है? निकिल का चूज किया है। हम चाहते तो आयरन भी चूज कर लेते, ये भी तो सॉलिड है, लेकिन नहीं किया। अगर आयरन को करते तो क्या पता थोड़ा सा कम प्रोडक्ट देता, लेकिन हमने निकिल को किया है, तो क्या पता इसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्ट दे। समझ गए आप लोग? बोलो। हाँ, Yes, sir. तो यह सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, यानी कि किस जगह कौन काम आएगा, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव नेचर। तो देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट को देखो, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन। अगर हमने निकिल डाला तो क्या बन गया? मेथेन बन गया। सेम रिएक्शन है, अगर हमने कॉपर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड डाला तो एल्कोहल बन गया। सेम रिएक्शन, अगर मैंने कॉपर डाला तो कुछ और बन गया। किसी को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव कैटलिस्ट। यानी कि सबका अपना अलग अलग वैल्यू होता है। आप डालोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और। राहुल गांधी जी सर ने क्या बोला था? आलू डालो सोना निकलेगा। कोई जानता है क्या स्टेटमेंट उनका? No, sir. वो बोले थे कि हम ऐसा मशीन लाएंगे कि आलू डालोगे तो आप सोना निकलेगा। शायद वो कैटलिस्ट नहीं पढ़े थे। कैटलिस्ट होता क्या है कि अगर आप इस रिएक्शन में निकिल डालोगे तो मेथेन बनेगा। सेम रिएक्शन में अगर आप कॉपर और जिंक डालोगे
तो अल्कोहल बनेगा, और सेम रिएक्शन में अगर आप कॉपर सिंपल डालोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब होता है सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेप सेलेक्टिव का क्या मतलब है, अगर किसी का सेप, किसी भी चीज का सेप अगर अलग तरीके से रहे ना तो अलग तरीके से बिहेव करता है, उसके लिए अलग ही कैटलिस्ट यूज होता है। और अक्सर ये किसमें यूज होता है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होगे यार, एंजाइम वगैरह यस पढ़े हो कि सर। नहीं? हाँ, एंजाइम पढ़े होगे आप लोग। देखो सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जियोलाइट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है और डायरेक्टली पूछता है। ये क्या लिखा हुआ है, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट। मान लो यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का अपना एक साइज होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा, मानो कि ऐसे दिखता है, कैसे भी दिखता है। अब देखो रिएक्टेंट का भी कुछ ना कुछ अपना साइज होगा। तो होता क्या है, जब सेप सेलेक्टिव हो जाए ना, किसी के सेप को देख के उसके हिसाब से अगर हम कैटलिस्ट भेजें तो उसको क्या बोलेंगे, सेप सेलेक्टिव। अगर किसी रिएक्टेंट का सेप को देख के अगर हम कैटलिस्ट को भेजें तो क्या बोलेंगे उसको, बोलो यार। अरे भाई आवाज नहीं आ रही, सेप सेलेक्टिव। अगर किसी रिएक्टेंट के सेप को देख के हम कोई कैटलिस्ट भेजे तो सेप सेलेक्टिव बोलते। देखो क्या लिखा है, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट का भी स्ट्रक्चर देखा जाएगा और रिएक्टेंट की साइज देखी जाएगी। और ऐसे ऐसे कैटलिस्ट को क्या हम लोग बोलते हैं, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का कोई एग्जांपल पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, जियोलाइट्स। जियोलाइट्स आर गुड सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या है, सेप सेलेक्टिव है, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर एक सेप होता है, इसलिए सेप सेलेक्टिव है। दे आर माइक्रोपोरस, यानी कि इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बहुत होल होते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट्स विथ 3 डायमेंशनल। देखो अब बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जियोलाइट्स की बात कर रहे हैं, इसकी खासियत के बारे में देख रहे हैं। तो जो जियोलाइट्स होता है ना, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसे जैसे होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट। अब एल्यूमिनो जो सिलिकेट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है। ध्यान दो, पहले तो ऐसे हुआ करता था, पहले ये ऐसे हुआ करता था, ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन। लेकिन होता क्या है कि एल्यूमिनियम क्या करता है, इस सिलिकॉन को हटा देता है, खुद इसकी जगह पे चिपक जाता है। देखो द रिएक्शन, देखो क्या लिखा है, सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम गिविंग AlOSi। ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट। आप बताओ, जब शेप सेलेक्टिव है तो जाहिर सी बात है साइज और शेप पे डिपेंड करेगा, बोलो। यस सर। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एज वेल एज अपॉन पोर्स एंड कैविटी ऑफ द जियोलाइट, they are found in nature as well as synthesized for catalytic selectivity। ये नेचर में पाया जाता है, ध्यान दो। अब जियोलाइट आर वेरी वाइडली यूज्ड इन कैटालिसिस इन पेट्रोकेमिकल। जब हम लोग जमीन से पेट्रोलियम निकालते हैं ना, वहां पे अक्सर किसका यूज होता है, कौन से कैटलिस्ट का, जियोलाइट्स। आप लोग जानते हो सेप सेलेक्टिव होता है। काम क्या होता है, यह हाइड्रोकार्बन को तोड़ता है। आप बताओ, हमारे पास अगर बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन है, अगर हाइड्रोकार्बन है, इसको तोड़ के छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में करेगा, बिल्कुल करेगा, ताकि हमको अच्छे से पेट्रोलियम मिल जाए। अब देखो, अब अगला हमारा आता है एंजाइम कैटलिस्ट। कितने लोग जानते हो एंजाइम कैटलिस्ट, आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे। हाँ जी बताओ क्या होता है। सर ये जो एंजाइम्स होती है ना, उसकी रिएक्शन को फास्ट करता है। डाइजेशन में अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो वो रिएक्शन फास्ट होता है। देखो एंजाइम जनरली हमारे बॉडी वगैरह में पाई जाती है, प्लांट वगैरह में पाई जाते हैं, यही पाए जाते हैं। तो होता क्या है, अगर कोई वर्क होता है ना तो उनको क्या कर देते हैं ये लोग, फास्ट कर देते हैं लोग। अगर हमारे बॉडी में कोई वर्क होता है या फिर पेड़ पौधों में कोई वर्क होता है तो उसके रिएक्शंस को ये लोग क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। क्लियर है।
यही होता है ना, या फिर कुछ और होता है? यही होता है। बस यही होता है। तो आओ डायरेक्टली हम मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात। जैसे मानो अगर हमारे पास गन्ने का जूस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैन शुगर बोलते हैं। अगर आप कैन शुगर को पानी में मिला दो और उसमें एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। यह क्या करता है, जो केन शुगर है उसको ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। समझ गए? यस सर। अक्सर ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने के लिए केन शुगर से कौन सा एंजाइम का यूज किया जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इन्वर्टेज। बटाई। इन्वर्टेज। अगर मानो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? जाइमेज। जाइमेज। ये सब आप लोग पढ़े होगे मुझे लग रहा है। ये देखो, अगर स्टार्च है, स्टार्च से हमें माल्टोज बनाना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? डाइस्टेज। डाइस्टेज। अगर माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? माल्टेज। मल्टेज। अगर यूरिया से अमोनिया बनाना है तो यूरिएज। ठीक है, ये सब नाम पूछता है, डायरेक्टली नाम पूछ देता है। ये थोड़ा बायोलॉजी का टर्म है, आप लोग मुझे भी समझा देना। इन स्टोमच द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। जो प्रोटीन होते हैं ना उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। ठीक है। वाइल इन इंस्टेटाइन, जो हमारी आंत होती है, लार्ज इंस्टेटाइन और जो स्मॉल इंस्टेटाइन होती है, द पैनक्रियाज ट्रिप्सिन कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। अब देखो पैनक्रियाज में क्या होता है, जो ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन कैटलिस्ट होते हैं, वह किसको कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब ये बताओ, दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम लगती है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ये भी एक एंजाइम है, इसका तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। ये पढ़ लेना यार, ये पढ़ लेना आप लोग, बायो का टर्म मुझे ज्यादा नहीं आता। सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो, अगर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम लगेगा? इन्वर्टेज। और ये इन्वर्टेज मिलेगा कहाँ हमसे? ईस्ट से मिलता है, ठीक है, ईस्ट में मिलता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना हो तो कौन सा एंजाइम लगेगा? जाइमेज। और ये भी कहाँ मिलता है? ईस्ट में। ऐसे ही आप लोग पढ़ लेना, पढ़ लेना। आप लोग पढ़ लोगे क्या? ये मैंने बता दिया। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी इसकी कुछ क्या होती है? खासियत होती है। खासियत ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, यानी कि इसकी कुछ खासियत होती है। क्या होता है ये? हाईली इफिशियंट होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी क्या करता है? काम करता है। ये आप लोग जानते होंगे। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये पढ़ लोगे क्या आप लोग, या फिर बता दूं? बता दो सर। सर बता दो। देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। मान लो कि हमें सुक्रोज से ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि इसके 1 लाख मॉलिक्यूल है, यानी कि 10 लाख मान लेते हैं मॉलिक्यूल है। तो अगर एंजाइम का एक ही मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? 10 लाख को देख लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। ये बहुत ही ज्यादा इफिशियंट होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कामगार होता है, बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, अच्छा करता है। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? जैसे कि मानो हमारे पास, हमें सुक्रोज से ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में मिलाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एंजाइम मिला दोगे तो बन जाएगा। हमें स्पेसिफिक एंजाइम ही मिलाना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो होता क्या है कि अगर मानो हमें सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही एंजाइम क्या करता है? काम करता है। अगर मान लो ये वाला एंजाइम अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे काम करे, अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस लगा दिए तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। या फिर आप 30 डिग्री कर दिए तो एंजाइम क्या करेगा? काम करना बंद कर। बिल्कुल। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस पे सभी एंजाइम क्या करते हैं? वर्क। अगर मानो कभी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहता है।
कम नहीं होता है, बहुत ही मामूली सा कम होता है, और कम भी होता है तो ओनली सरफेस पे कम होता है, अंदर की बॉडी हमारी इतनी रहती है। अगर हमारे अंदर अंदर का टेम्परेचर 25 हो जाए या फिर 20 हो जाए ना, जो एंजाइम अंदर काम करते हैं ना, सबके सब क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। बंद कर काम करना बंद कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा उस दिन, बीमार पड़ जाएंगे। क्या वर्किंग खत्म हो जाएगी, मतलब हाथ पैर मुंह हम लोग भगवान के पास चले जाएंगे। Yes. बिल्कुल। आओ आगे देखते हैं। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ये जो एंजाइम होते हैं ना, वो एक फिक्स पीएच पे काम करते हैं। मान लेते कोई भी एंजाइम है, अगर वो मान लेते कोई एंजाइम है, अगर पीएच 5 पे काम करेगा ना, ये पीएच अगर 5 पे काम करेगा ना, तो आप पीएच आप 4 कर देना, देखना वो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। आप पीएच 8 कर देना, देखना वो एंजाइम क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। इसका कुछ रेंज होता है, रेंज होता है, कोई जरूरी नहीं है 5, वो 4.5 से 5.5 तक भी हो सकता है। ठीक है, किसी फिक्स रेंज के बीच ही काम करता है। और भी किसी को कुछ डाउट, बोलो। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। अब देखो, इनकी भी जो एंजाइम होती है, इनकी जो ये जो एंजाइम होती है ना, ये भी क्या कर देते हैं, फास्ट काम करने लगते हैं। जब ये किसके प्रेजेंस में होते हैं, कोएंजाइम के प्रेजेंस में होता है या फिर एक्टिवेटर के प्रेजेंस में होता है, यानी कि इनकी भी एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। पढ़ लेना आप लोग यार। ये देखो मैकेनिज्म काम, ये जो एंजाइम होता है वो काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये, 1 मिनट को, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सबस्टेंस है, इसी के ऊपर हमें एंजाइम डालना है। मान लेते हैं कि ये सुक्रोज है, तो हमने क्या किया, सुक्रोज के ऊपर एंजाइम डाला, तो क्या करेगा ये एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज को चिपका लेगा। बोलो, चिपका लेगा। और जब चिपका लेगा तो जाहिर सी बात है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, यानी कि प्रोडक्ट बना लिया, और खुद ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दिख रहा है क्या? अच्छा भाई, स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये एंजाइम सुक्रोज के पास आया, फिर सुक्रोज के साथ चिपक गया, ये बॉन्ड बना लिया। फिर उसके बाद क्या किया, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया, उसी को हमने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट बोल दिया, और खुद ही एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया। नहीं समझ आया? आ गया सर। समझ आ आया? गया। अब देखो, जो हमारे पास सुक्रोज है ना, मान लेते हैं सुक्रोज का ये फोटो है, तो ऐसा नहीं कि एंजाइम कहीं भी जाके चिपक जाएगा। एक सेलेक्टिव इसका जगह होता है, वो एक सेलेक्टिव जगह पे ही जाके क्या होता है, चिपकता है। देखो, अगर एंजाइम का फोटो ऐसे है, तो सबस्ट्रेट का फोटो ऐसे है, तो ये इसका क्या होगा, एक्टिव साइट होगा, यानी यहीं पे जाके क्या होगा, हमारा एंजाइम चिपकेगा। देखो चिपक गया, क्या ऐसे चिपक गया। और इसके बाद क्या हो गया, यह सबस्ट्रेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया, यानी कि प्रोडक्ट बना लिया, ये प्रोडक्ट बना लिया, और एंजाइम खुद ही क्या हो गया, अलग हो गया। दिख रहा है? बोलो। इसका मैकेनिज्म देखो, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट, यानी कि जो हमारे पास एंजाइम है वो हमारे सबस्ट्रेट से चिपक गया, और यहाँ पे क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब देखो, यह जो कॉम्प्लेक्स है यह फिर से टूटा, और एंजाइम को अलग कर लिया और प्रोडक्ट को अलग कर लिया। क्लियर है? यस सर। अब देखो क्या है, अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ कैटलिस्ट जो है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा कैटलिस्ट है? हैबर प्रोसेस में आप बताओ कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? अभी मैंने बताया आपको, कौन सा यूज किया जाता है, आयरन। और इसमें प्रमोटर के रूप में एक और यूज होता है, क्या यूज होता है, मॉलिबेडनम। क्लियर है? अब देखो, जब हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो कौन से प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, प्लेटिनाइज्ड एबस्टेस। ठीक है, क्या यूज होता है, प्लेटिनाइज्ड एबस्टेस। अब देखो, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। और इसमें कौन सा यूज होता है, प्लेटिनाइज्ड एबस्टेस एंड या फिर वेनेडियम पेंटाक्साइड। अक्सर ये पूछता है V2O5। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, आप बताओ।
C2O5। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, अक्सर ये पूछा था। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस एक मेथड है, उसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, जैसे कि हैबर प्रोसेस के द्वारा हम अमोनिया बनाते हैं क्या? बोलो बोलो यार। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। Nitric acid. क्लियर है? ये आप लोग के एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन पूछता है, अक्सर ये लाइन बाय लाइन पूछता है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, कर लेना। अब आ जाते हैं हम किस पे? कोलाइड पे। किस पे आ जाते हैं? कोलाइड पे। अब सिंपल सी बात देखो, हमने पढ़ा था मिक्सर क्या होता है। जो मिक्सर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस में भी दो तरीके के, एक होता है कोलॉइड और एक होता है सस्पेंशन। पढ़े हो क्या आप लोग? यस सर। सस्पेंशन। अब देखो होता क्या है, ये होमोजीनियस में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, दिखता नहीं है, और हेट्रोजीनियस में थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब ध्यान दो, जब बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं तो दो तरीके के, जैसे कि मानो होमोजीनियस में ये ऊपर ऊपर पार्टिकल घूमते रहता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस में भी ऊपर ऊपर घूमते रहता है। यानी कि आप बताओ, होमोजीनियस में जो साइज का पार्टिकल होगा, क्या हेट्रोजीनियस में उससे छोटा होगा या फिर बड़ा होगा? बड़ा होगा। तो हेट्रोजीनियस में जो ऊपर ऊपर घूमते रहता है उसको हम लोग क्या बोल दिए? कोलाइड बोल दिए। क्या बोल दिए? कोलाइड बोल दिए। और जो नीचे जम गया, जो नीचे जम गया उसको क्या बोल दिया हमने? सस्पेंशन बोल दिया, सस्पेंशन बोल दिया। क्लियर है? Suspension. अब आप लोग ये बताओ, Yes. अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको मैं 2 मान लूं और इसको मैं 3 मान लूं, तो सबसे बड़ा साइज किसका? 2 का। अरे भाई 3 का ना, ये बड़ा है। आप बताओ मैंने क्या बोला? होमोजीनियस के पार्टिकल की साइज सबसे छोटा होता है, यानी 1 तो सबसे छोटा हो जाएगा हमारा, 1 सबसे छोटा हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 2 और 3rd। जब 2 वाले में ऊपर तैर रहे हैं और 3 वाले में नीचे बैठ जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे भारी कौन होगा, यानी सबसे बड़ा कौन होगा? 3 वाला, 3 वाला, 3rd वाला, 3rd वाला। और सबसे छोटा कौन, और सबसे बीच वाला कौन? कोलोइडल। कोलोइडल। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? कोलोइडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान दो, जो कोलोइडल के पार्टिकल के जो साइज होता है ना, वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। क्लियर है? बोलो। यस सर। आप बताओ, अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा साइज तो किस में आएगा? सस्पेंशन में आएगा या फिर होमोजीनियस में आएगा? होमोजेनस में। अरे यार, मैं बड़ा बोला हूँ, बड़ा। सस्पेंशन में आएगा ना। Yes, sir. Suspension. अगर इससे छोटा होगा तो होमोजेनियस। Homogeneous. होमोजीनियस। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो नैनोमीटर से बड़ा होगा तो हाँ। मैंने क्या बोला कि ये जो कोलोइडल होता है वो बीच वाला होता है। अगर बीच वाले से बड़ा हुआ तो सस्पेंशन, और बीच वाले से कम हुआ तो होमोजीनियस। अभी भी नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, अब होता क्या है, मान लो हम कोलोइडल सॉल्यूशन एक बनाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ कोई सॉल्यूशन होगा, हमें ऐसे सॉल्यूशन ले लिए। अब इसमें कुछ ना कुछ कुछ कोलोइडल के पार्टिकल होंगे। बोलो, Yes, sir. पार्टिकल होंगे। तो जो पार्टिकल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? Dispersed phase. डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्लियर है सबको? ये बताओ। एक बार और बताओ। जो कोलॉइड के पार्टिकल होंगे उनको क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। जो कोलॉइड के पार्टिकल है उनको क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। और जिसमें कोलॉइड के पार्टिकल फैले हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। अभी भी क्लियर है? अब यस सर क्लियर। Yes, sir. Clear. अब देखो, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब कोलॉइडल के भी क्या है? कई सारे क्लासिफिकेशन है।
हम उनको डिस्पर्स्ड के फेज के अकॉर्डिंग और डिस्पर्सन मीडियम के अकॉर्डिंग कई पार्ट में बांट दिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्सन फेज भी सॉलिड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल बोलते हैं। सॉलिड सॉल बोलते हैं। जैसे मानो कुछ गैसेस आ गए, कुछ गैस आ गए, गैस। अब कलर्ड गैस में क्या होगा? कलर्ड गैस में जो बहुत सारा गैस होगा उसको हम लोग क्या बोल दिए? डिस्पर्सन मीडियम। बोलो। यस सर। और जो उसमें कम गैस होगा यानी कि जो गैस फैला होगा इस बड़े वाले गैस के अंदर उसको हमने क्या बोल दिया? डिस्पर्स्ड फेज। और दोनों के दोनों सॉलिड है तो एग्जाम्पल क्या होगा? कलर्ड गैसेस। ठीक है, अब देखो मान लो कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है? लिक्विड है। और डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल। क्या बोलेंगे? सॉल। जैसे कि मान लो पेंट हो गया, पेंट में जो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड होता है। बोलो। हाँ। और जो उसमें छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड। सॉलिड होते हैं। क्लियर है? अगर मान लो कि डिस्पर्सन मीडियम क्या हो? गैस हो। और डिस्पर्स फेड क्या हो? सॉलिड हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोसॉल। एरोसॉल। जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। आप बताओ डस्ट में सबसे बड़ा क्या होता है? हवा होता है। बोलो। हाँ, यानी कि उसमें गैस होता है डिस्पर्सन मीडियम। और इस डिस्पर्सन मीडियम में सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। बोलो। अरे भाई नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो डिस्पर्सन मीडियम मान लो कि सॉलिड हो और डिस्पर्सन फेज क्या हो? लिक्विड हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेल। ध्यान दो। तो ऐसे ऐसे चीज क्या होंगे? चीज। आपने चीज देखा होगा, ये कैसे होता है? सॉलिड जैसे होता है। बोलो। अरे भाई चीज सॉलिड जैसे होता है, लेकिन इस चीज पे लिक्विड के पार्टिकल भी अंदर छोटे छोटे ऐसे होते हैं। उनको क्या बोल दिया? डिस्पर्स्ड फेज बोल दिया। जो सॉलिड वाला हो गया डिस्पर्सन मीडियम बोल दिया। आपने बटर भी देखा होगा, दिखते तो सॉलिड जैसे हैं लेकिन अंदर क्या होते हैं? लिक्विड वाले पार्टिकल होते हैं। क्लियर है? अगर दोनों लिक्विड लिक्विड हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमल्सन। जैसे कि देखो मिल्क क्या हो गया? मिल्क। आप बताओ, आप लोग दूध को बहुत ही ज्यादा गर्म करना, आपने उस पे देखना ऊपर से घी वाले पार्टिकल ऐसे जमा हो जाते हैं क्या? हल्का सा येलो येलो। कभी देखा है किसी ने? शायद जो गांव में रहता होगा वो देखा होगा। अरे भाई आप दूध को खूब ज्यादा खौला लेना और देखना इसमें ऊपर ऊपर घी वाले पार्टिकल ऐसे निकलेंगे क्या? यस सर। या फिर एक और आप ले लेना, आप लोग क्या कर लेना? ऑयल ले लेना, ऑयल। और ऑयल में कुछ पानी की बूंदे डाल देना। तो आप बताओ, ऑयल तो हमारा हो गया बड़ा सा, अब पानी की बूंदे उसी में तैरेगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब अगर मानो डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो? गैस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोसॉल बोलेंगे। जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, और भी सारे हो गए। अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड सॉल बोलेंगे। स्टोन हो गया, फोम हो गया। अगर डिस्पर्स्ड फेड गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो तो उसको क्या बोलेंगे? फोम बोलेंगे। जैसे कि फ्रॉथ हो गया, क्रीम हो गया, सॉप हो गया। अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताता हूं जैसे कि काफी अच्छा है। एग्जांपल क्या? अगर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल बोलेंगे। देखो यहाँ पे दो जगह सॉलिड सॉल की वैल्यू दी हुई है, दिखा है क्या? सॉलिड सॉल। अगर अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोसॉल। दिख रहा है क्या? यस अगर सर। दोनों लिक्विड लिक्विड हो तो उसको क्या बोलेंगे? इमल्सन बोलेंगे। ये आप लोग तीनों याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इसी से पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या करूं, इतना रहने दूं या फिर आप लोग परेशान हो जाओगे? आप लोग इतना पढ़ोगे क्या एक बार, ये बताओ? यस सर। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग को ओवर हो रहा है, क्योंकि आप लोग इसके पहले कभी पढ़े नहीं थे और मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ा दूं? ठीक है, और पढ़ा देता हूँ। देखो ओके। अब देखो, अब
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। मान लो कि हमारे पास ये डिस्पर्सन मीडियम है और इसी में हमने क्या डाल दिया, डिस्पर्स्ड फेज डाल दिया, तो इनके बेसिस पे जो हमारे पास कोलोइडल होते हैं किस तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। अब देखो, जो लायोफिलिक मतलब क्या होता है, लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है ना, डिस्पर्स्ड फेज वह डिस्पर्सन मीडियम से लव कर रहा है। इसका मतलब वो एक दूसरे के पास है, यानी कि एक दूसरे के फेवर में है। आप बताओ, जब एक दूसरे के फेवर में रहेंगे तो बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएंगे, बोलो। Yes, sir. मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ऐसे एग्जांपल देख लो, गम हो गया, एग्जाम्पल वो भी हो सकता है ना, डिटर्जेंट, क्या डिटर्जेंट पाउडर भी एग्जाम्पल हो सकता है ना इसका। अभी नहीं, वो अलग केस आता है, वो थोड़ा सा बताते हैं अभी उसको भी। देखो, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, रबड़ हो गया, ये ऐसे ऐसे क्या है, लॉयोफोबिक है। तो जैसे कि स्टार्च हो गया, उसमें जो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लव करते हैं, यानी एक दूसरे के पास रहते हैं, यानी एक दूसरे के फेवर में रहते हैं। क्लियर है, बोलो। यस सर। पढ़ लेना है। और लायोफोबिक, देखो लायोफोबिक मतलब क्या है, मींस लिक्विड हेटिंग, यानी कि जो लिक्विड को हेट करता है। इसका मतलब जो इसका डिस्पर्सन फेज है ना, वो डिस्पर्सन मीडियम से क्या करता है, हेट करता है, यानी कि दूरी बनाए रखता है, दूरी बनाए रखता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखो कहाँ दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। ऑयल भी होगा एग्जाम्पल, क्या ऑयल। देखते हैं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल इसका कुछ दिया, वैसे तो दिया तो नहीं है, लेकिन आओ आगे देखते हैं। देखो क्या होता है, यानी कि ऐसे हो गया। अब हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, लायोफोबिक ही पढ़ना है, ध्यान दो क्या लिखा है, व्हेन सिंपली मिक्स्ड विथ डिस्पर्सन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलॉइडल सॉल्व, देयर कोलॉइडल सॉल्व कैन प्रिपेयर्ड ओनली इन स्पेशल मेथड। तो होता क्या है कि जब कोई हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, अगर इसमें डिस्पर्स्ड फेज डालते हैं ना, तो वो जल्दी मिक्स नहीं होता है। इसका मतलब जब मिक्स नहीं होगा तो आप बताओ कोलॉइड बनाएगा क्या, इजिली नहीं बनाएगा। तो हम उसको किससे बनाते हैं, थोड़ा स्पेशल मेथड से बनाते हैं। अब देखो, अब क्या दिया हुआ, दीज सॉल्ट्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड। यह जो लायोफोबिक सॉल्ट होता है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पेपर्स फॉर्म में आ जाता है। नहीं, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ना सॉलिड फॉर्म में आ जाना, सॉलिड फॉर्म में। आपने मिट्टी देखा है क्या, मिट्टी? यस सर। आप पानी में डालोगे तो नीचे घुलेगा भी नहीं, और नीचे सॉलिड जैसे क्या होगा, चिपका रहेगा। वो पानी में घुलेगा भी नहीं, लेकिन नीचे सॉलिड जैसे चिपका रहेगा। आपने कभी लैब में देखा होगा यार, नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है। इन प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होता है। आओ आगे देखते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल और डिस्पर्स फेज मल्टी। देखो, अब जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होता है ना, डिस्पर्स्ड फेज, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी तक मैंने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे किया, ठीक है। लेकिन अब किसके बेसिस पे करेंगे, केवल डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे करेंगे। क्लियर है, बोलो। अरे भाई क्लियर है? यस सर। देखो, अभी तक मैंने क्लासिफिकेशन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे किया। अगर दोनों एक दूसरे को लव करते हैं तो लायोफिलिक, हेट करते हैं तो लायोफोबिक। लेकिन अब मैं किसके बेसिस पे कर रहा हूं, केवल डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो पार्टिकल है ना, इसके बेसिस पे कर रहा हूं, ठीक है, बोलो। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, पहला जो है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, मैंने आपको कोलॉइड बताया था, जो कोलॉइड का जो साइज है ना, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। अब जो मल्टी मल्टी मॉलिक्यूलर जो कोलॉइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इनसे भी छोटी होती है। तो आप बताओ क्या यह कोलॉइडल होंगे? नहीं सर, वो नहीं होंगे। तो होता क्या है कि जब ये छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे ये, तो क्या करते हैं कि आपस में जुड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो गए, 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 ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा हो गए तो इनकी जो साइज है ना, वो किस रेंज में आ गई, कोलॉइडल रेंज में आ गई।
जब कोलाइडल रेंज में आ गई तो जाहिर सी बात है कोलाइड होंगे। बोलो यस सर। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन डिजोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टेंस एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के पास आना। टू फॉर्म स्पेसिफिक साइज इन कोलाइडल रेंज, यानी कि एक दूसरे के पास आके एक फिक्स साइज बना लेते हैं और कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। एग्जाम्पल देख लो, गोल्ड सॉल, यानी कि पानी है, हम इसमें गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए तो गोल्ड आपस में क्या कर लेंगे, आपस में एक पास आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे और क्या बना लेंगे, कोलॉइड बना लेंगे। S8 सल्फर देख लो, S8 सल्फर भी किसका एग्जाम्पल है, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड का। ये डायरेक्टली ऐसे पूछ देता है यार। अब देखो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड होता है ना, यह कोलॉइड के रेंज में आता है। तो आप बताओ इसको जुड़ने की जरूरत है क्या, नो सर। नहीं जरूरत है। तो ये सिंपल से सिंपल ही कोलॉइड है। एग्जांपल देख लो, स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, प्रोटीन हो गया, ये डायरेक्टली कोलॉइड ही होता है। नायलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, ये पढ़ लेना आप लोग, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या है, एसोसिएटेड कोलॉइड। इसको हम लोग एक और नाम से किसे जानते हैं, मिसेल्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा है क्या मिसेल्स के बारे में, याद नहीं है सर। याद नहीं है। देखो होता क्या है, क्या हिंदी में क्या कहते हैं मिसाइल को, मिसल ही बोलते हैं। अरे आपने डिटर्जेंट वगैरह पढ़ा था ना, डिटर्जेंट वगैरह, यस सर, पर वो चैप्टर डिलीट था। उस डिटर्जेंट में ऐसे एक फोटो बनाया होगा आपने, शायद आपको नहीं पता है, ठीक है बताता हूँ क्या सीन है। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। मान लो कि पानी बहुत ज्यादा है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, बहुत ही कम है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, बहुत ही कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ये बहुत ही डाइल्यूट है, हाँ डाइल्यूट है। जब आप इसमें डिस्पर्स फेज और भी ज्यादा मिलाओगे तो क्या इसमें मैं कंसंट्रेट बोल सकता हूँ, अब कंसंट्रेट हो गया। बोलो। तो जब ये डाइल्यूट फॉर्म में था तब तो कोलॉइड नहीं बनाया था, लेकिन जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ गया तो क्या बना लिया, आपस में सब जुड़ के एग्रीगेट होके क्या बना लिए, कोलॉइड बना लिए। क्लियर है। जब डाइल्यूट फॉर्म में था तब तो कोलॉइड नहीं बनाया था, यानी कि सब दूर दूर थे, लेकिन जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में हुआ तो क्या बना लिया, कोलॉइड बना लिया। नहीं समझे, समझ गए। देयर आर सम सबस्टेंस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव्स एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एट हायर कंसंट्रेशन एक्साइबिट कोलॉइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटर। यानी कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब ध्यान दो, जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, मिसेल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मिसेल्स बोल देंगे। और इसी को हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अब देखो जो मिसेल बनता है ना, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनता है। ऐसा मान लो कि हमने 50 डिग्री कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि 50 डिग्री पे बनेगा, क्या पता मिसेल 70 डिग्री पे बनता हो। तो अगर आप 70 डिग्री को उल्टा सीधा करोगे तो क्या मिसेल बनेगा क्या, बोलो। अरे भाई बताओ यार। मान लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मिसेल को बनने के लिए कि मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपने 20 डिग्री किया, 20 डिग्री तक मिसेल नहीं बनेगा, लेकिन 20 डिग्री से ऊपर बनेगा। तो ये जो 20 डिग्री है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। देखो एबव द पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, मैंने ये बोला इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है, यानी कि 20 डिग्री से ऊपर बनेगा तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। हमें नहीं पता कि वो टेम्परेचर क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर उस टेम्परेचर के ऊपर गया तो क्या उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। जब डाइल्यूशन था तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, यानी एक फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर गया तो उसको उस कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। पूछ देता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, यानी कि
एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जाने पे क्राफ्ट टेम्परेचर और एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जाने पे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? यस सर। क्या मैं इतना रहने दूं या फिर हो जाएगा? रहने दूं या फिर ओवर हो जाएगा? यस सर, अब रहने दो। रहने देता हूँ। नेक्स्ट बार मैं बता दूंगा, मुझे लग रहा है आप लोग का ओवर हो जाएगा क्योंकि आप लोग कभी ये चैप्टर पढ़े नहीं हो और मैं ज्यादा ही पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है,